नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे आरोप प्रत्यारोप जारी, चुनावी दंगल भारी। देवभूमि उत्तराखंड में चुनावी दंगल का बिगुल बज चुका है। वहीं सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आमजन से संपर्क साधे हुए हैं। आपको बता दें कि 23 जनवरी को निकाय चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तो वहीं 25 जनवरी को मतगणना होने के पश्चात जीत और हार का समीकरण आम जनता के सामने साफ हो जाएगा। और दूसरी ओर सभी दलों के अपनी ही पार्टी से नाराज बागी निर्दलीय के तौर पर मैदान में उतरे हैं, जिसके चलते पार्टी की टेंशन बढ़ चली है। यही वजह है कि आप पार्टी ने चिन्हित करण बागियों को बगावत करने के खिलाफ 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है, जिसके चलते तमाम दलों में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। यही वजह है कि कई पार्टी को इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं ये निष्कासित प्रत्याशी पार्टी का समीकरण खराब न कर दें। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भाजपा में बगावती सुर के चलते ज्यादा डैमेज ना हो, इसलिए डैमेज कंट्रोल में लग गई है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने साफ कर दिया है कि अगर कोई पार्टी के सिंबल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा और यही आखिरी फैसला होगा, जिसमें अब तक कई दर्जन बागी नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया गया है। औरों को मनाने में पार्टी लगी है, वहीं अन्य विपक्षी दल भी रूठों को मनाने की मुहिम में जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले ऐसे बहुत कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। और द्वितीय चरण में अभी भी जो लोग पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हों, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, जिला स्तर के कार्यकर्ता हों, प्रदेश स्तर के हों या कोई जनप्रतिनिधि भी क्यों न हो, जो भी पार्टी के खिलाफ इस प्रकार की गतिविधि में पाया जाएगा, निश्चित रूप से पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जहाँ जहाँ कहीं इस प्रकार की शिकायत आई है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी ऐसे संदिग्ध भूमिका निभाने वाले जनप्रतिनिधियों से बात की है। पार्टी के पदाधिकारियों से भी लगातार बातचीत चल रही है। कैंडल में कोई बागी व्यक्ति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये बागी और दागियों की पार्टी है। यही कारण है कि चुनाव के अवसर पर यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत करके चुनाव लड़ते हैं और ये एक परंपरा बन चुकी है। चुनाव के समय पर दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उनको पार्टी से 6 साल के लिए निकालती है। चुनाव खत्म होते ही गले में माला पहनाकर आगे राज्य को लूटने की मंशा के तहत उनको पुनः पार्टी में ले आती है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता देख रही है। यही कारण है कि इस समय पर जितने भी बागी और दागी चुनाव भाजपा के लड़ रहे हैं, जनता उनको दरकिनार कर रही है। वहीं चुनावी दंगल में आरोप प्रत्यारोप के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और सरकार की अपनी मनमानी करने की बात कह रहे हैं। भाजपा का मानना है कि कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए मनगढ़ंत कहानी बना रही है। दूसरी ओर कांग्रेस भी आरोपों की झड़ियां भाजपा के ऊपर लगाए हुए है और उसका मानना है कि भाजपा सरकार के दम पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, जिसकी शिकायत लगातार चुनाव निर्वाचन को विपक्षी दलों द्वारा की गई है। निकाय चुनाव उत्तराखंड में चल रहा है और आचार संहिता लागू है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। हर दिन आचार संहिता की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी उड़ा रहे हैं, उनके मंत्री भी उड़ा रहे हैं, उनके नेता भी उड़ा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार इस सबकी शिकायत माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से भी कर रही है। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नोटिस भी जारी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भाजपा के नेता, भाजपा के प्रत्याशी सत्ता के अहंकार में है और किसी भी नियम कायदे को मानने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, विपक्ष है, अब उनको कुछ ना कुछ तो करना ही है और जब हार का डर विपक्ष को सताता है तो मुझे लगता है कि वो अपने उन हार के कारणों को जानने की बजाय सत्ता पक्ष पर आरोप लगाने का काम करता है। तो ये विपक्ष की अपनी कमजोरी है, अपनी मजबूरी है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो चुनाव आयोग है और वो समय समय पर सारे प्रत्याशियों से लेकर के तमाम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करता है। और क्योंकि
विपक्ष के पास इस वक्त कहने के लिए और जनता के बीच में अपनी बातों को रखने के लिए शायद मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से 11 के 11 निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में अपना परचम लहराने जा रही है, तो उससे विपक्ष के अंदर एक बौखलाहट है। हालांकि नाराजगी तो बनती ही है। जो पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करेगा और उसका फल भी नहीं मिलेगा तो नाराजगी तो आएगी ही। अब सवाल इस बात का है कि इस चुनावी दंगल में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उतारे गए जिताऊ उम्मीदवारों की जीत को लेकर ये अपने ही बागी अंदरूनी बगावत से जीत को हार में न बदल दें। साथ ही क्या ये आरोप और प्रत्यारोप ही इन चुनावी दंगल में आम जनता को लुभाने में कामयाब होगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में बीजेपी से नवीन प्रशाली साहब जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और हमारे साथ में देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले शुरुआत नवीन जी के साथ में कर लेते हैं। नवीन जी, क्या पार्टी के समीकरण बिगाड़ने का डर बीजेपी को सता रहा है? क्योंकि बागी बीजेपी में भी खूब नजर आए हैं, और क्योंकि बीजेपी के साथ तो दिक्कत ये भी है, अन्य दलों के बड़े नेताओं ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, और अमूमन चुनाव से पहले जब ऐसा होता है तो ये टिकट ना मिलने के चलते ही होता है। ये सिर्फ आपके दल की बात नहीं है, किसी भी दल में कोई जाता है तो जब अपने दल में टिकट नहीं मिलता, नाराजगी होती है, तब ऐसा होता है, चुनाव से पहले खासतौर पर। तो उन सब लोगों को मैनेज करना, अपनी पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को जो पहले से आपके साथ में है उनको मैनेज करना, मुश्किलें पार्टी के लिए भी होती हैं। लेकिन जब बागी उम्मीदवार बनता है, जब निर्दलीय कोई खड़ा हो जाता है, तो समीकरण तो डिस्टर्ब होते हैं। क्या वो डर बीजेपी को है? गरिमा जी, राजनीति सेवा का एक मंच है, और जब सरकार में या छोटी सरकार हो, बड़ी सरकार हो, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं उसका हिस्सा बनकर उसके संसाधनों को जनता के अच्छे कार्यों में लगाऊं, और वो भावना से बहुत सारे लोग पार्टियों में आते हैं। और लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक जगह पर एक सीट होती है, अगर एक वार्ड है तो एक सीट है, एक मेयर है तो एक ही सीट होती है। तो उसको देखते हुए बहुत सारे, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। ऐसे में बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो भी चुनाव लड़ें, लेकिन जो मजबूरी होती है कि एक सीट पर एक ही लड़ सकता है, तो बहुत सारे योग्य में से जो सबसे ज्यादा योग्य होता है उसको तरजीह दी जाती है, और पार्टी के सिस्टम के तहत वो व्यक्ति टिकट लेता है। तो निस्संदेह मतलब कभी कभी होता है कि अन्य जो लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा निराशा आती है, निराशा के चलते कोई बयानबाजी भी करते हैं, कोई बाहर भी जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है, संगठन है, और वो संगठन उन सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की प्रेरणा करता है, कहीं न कहीं मोटिवेट करता है कि हमने व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी को देखना है और पार्टी के अनुशासन में चलना है। तो हम उस बात में कामयाब हो जाते हैं और अपने लोगों को समझाने में कामयाब भी होते हैं हमारे नेता, और उनको उनकी पूरी एनर्जी को एक साथ लगाकर उसको जीत में तब्दील करने की भी कला भारतीय जनता पार्टी के संगठन में है। तो मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन निस्संदेह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये त्रुटियां कम होती हैं, गलतियां कम होती हैं, और लोग भी नाराज कम होते हैं। जी गरिमा जी। बिल्कुल, लेकिन सर मुझे लगता है कि समस्या तो बीजेपी के साथ में भी खूब है। हमने देखा खुलकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर प्रदर्शन हुआ, कार्यकर्ताओं की ओर से बड़े सारे आरोप लगाए गए। तो इन सभी चीजों को मैनेज करना चुनौती तो अपने आप में होगी, भले ही आप पर्दे पर बैठकर इस बात को स्वीकार न करें। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय प्रवक्ता उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। स्वागत सर आपका भी। सर, कांग्रेस पार्टी के साथ में भी स्थिति वही थी। उत्तराखंड क्रांति दल का क्या स्टैंड है? निकाय चुनाव में क्या लग रहा है? बागी क्या मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं सभी दलों की? गरिमा जी, सबसे पहले तो मैं आज शुरू करूंगा जय भारत जय उत्तराखंड। आज सैनिकों का खासतौर पर उत्तराखंड में वेटरन डे है, और इसमें मैं अपने समस्त पूर्व सैनिकों को केंद्रीय महामंत्री, उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय महामंत्री होने के नाते और एक पूर्व सैनिक होने के नाते इन सबको मैं वेटरन डे की शुभकामनाएं देता हूं। उसके साथ ही साथ उत्तराखंड की तमाम जनता, पूरे भारत की जनता को, सनातन जो लोग बोलते हैं उसके अलावा भी सबको मैं आज यहाँ पर जो उत्तरायण खासतौर पर उत्तराखंड में होती है उसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। अब आता हूँ मैं आपके सवाल पर। आपने जो सवाल किया बीजेपी कांग्रेस में बागी हैं, तो ये निस्संदेह बागी, उन्होंने प्रशाली जी ने समझा दिया कि बहुत बड़ी पार्टी है तो बागी तो होंगे। लेकिन जहां तक हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का सवाल है, हमारे पास कोई बागी नहीं है, और हमारे पास जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो सच्चे भाव से जिन्होंने राज्य आंदोलन में भाग लिया था, उनकी भावनाओं को कदर करते हुए वे लोग ही हमारी पार्टी में। बाकी जिन लोगों ने राज्य आंदोलन में आंदोलन के नाम पर सिर्फ
पेंशन के लिए है, वो लोग आज बड़े बड़े पदों में दूसरी पार्टियों में जरूर हैं और उनको इस बात का बिल्कुल शर्म नहीं है कि वो वहां जाकर के जिस मुद्दे से, जिन मुद्दों से, जिन कारणों से उत्तराखंड मांगा गया था, उनको भूलकर आज दूसरे पार्टियों के वो जो है चमचे समझे जा सकते हैं, ये कह सकते हैं हम। बाकी जहां तक बीजेपी अगर ये नकार रही है कि हमारे पास बागी नहीं है, तो एक बहुत लंबी चौड़ी फजीयत उनके पास है जो कहीं ना कहीं उनको नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि हमारी अनुशासित पार्टी है तो वो बाहर खुल के नहीं आएंगे लेकिन भीतर घात जरूर करेंगे, ये बात उनको समझना चाहिए। और वो ये भी बता रहे हैं कि हमारे पास टैक्टिस है, तो टैक्टिस तो उनके पास हो सकती है, क्योंकि आपको पता है गरिमा जी कि जो राष्ट्रीय दल हैं, जो पैसे वाले दल हैं, जो ये चंदे के धंधे पर काम करने वाली पार्टियां हैं, इनके पास एक जो दूसरा टैक्टिस जो बता रहे हैं वो जो है इनके पास में हम कह सकते हैं कि एक बहकाने वाले दारू, मुर्गा, प्रलोभन, साड़ी, क्या क्या बांट करके ये चुनाव को प्रभावित करते हैं। मैं तो वो कामना करता हूं ईश्वर से कि कब वो दिन आएगा जब ये चुनाव इन सब चीजों से दूर होकर एक चुनाव रह जाएगा, न कि बल्कि एक जो है ऐसी चीज रह जाएगी कि भैया चल रातों रात धन बल से और उसके बाद लोभ लालच से पार्टी में वोट देंगे। ऐसे में एक अच्छा नेता उभर के नहीं आएगा, ऐसे में कोई सच्चा समाज सेवी नहीं आएगा। अगर सच्चा समाज सेवी करके आता तो आपको गरिमा जी मैं ये उदाहरण नहीं देता कि पान का खोखा चलाने वाले, चाय बेचने वाले रातों रात अरबपति खरबपति ना बनते अगर ये देश की सेवा या राज्य की सेवा करने वाले कोई चुनाव में आते। तो मैं तो ये कामना करूंगा उत्तराखंड क्रांति दल में जो भी लोग अभी चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग राज्य की स्थिति को देख करके काम कर रहे हैं और राज्य की स्थिति को देखते हुए रंग मुद्दों को लेकर के साथ में लेकर के चुनाव मैदान में हैं और उनको जो बाहर से आए हुए बागियों का जो शायद समर्थन भी हमको मिलेगा, उसके लिए हम बहुत वो करते हैं कि उनको उनकी तरफ से हमको समर्थन जरूर मिलेगा और हमारी पार्टी जो भी हमारे प्रत्याशी जहां वोट हैं वो जीत हासिल करेंगे। ठीक है, आपके पास में लौटेंगे। एक बार फिर से नवीन प्रशाली साहब का रुख गलत है। नवीन साहब देखिए, कांग्रेस पार्टी के सामने भी दिक्कतें थी, लेकिन लगातार निकाय को लेकर बीजेपी से कई तरह के सवाल किए जाते रहे और ये भी कहा जाता रहा कि निकाय से बीजेपी को डर है, यही वजह है कि चुनाव इतनी देरी के चलते हुए लगभग 1.5 से 2 साल जिस तरीके से प्रशासकों के हवाले रहा, तो वो डर की बात कही जाती थी और कहा यह जाता था कि स्थानीय सरकारें, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, फिर आप ही से सवाल कर रही हो सर, आप ही को जवाब देना है। स्थानीय सरकार बनती है तो स्थानीय मुद्दे भी ध्यान में रखे जाते हैं, तो पहले ही कांग्रेस पार्टी ने कई सारे सवाल खड़े कर रखे हैं और उसके बाद अब बागियों का डर, तो चुनौती और प्रतिष्ठा का सवाल बीजेपी के लिए बन गया है इस बार निकाय। गरिमा जी सवाल मेरे लिए है? हाँ जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस तरह की बातें विपक्ष कर रहा है, अगर ठीक है चुनाव 2-4-6 महीने लेट भी हुआ तो विपक्ष की तैयारी कैसे आप देखते हैं? विपक्ष के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, विपक्ष पहले ही हार मान चुका, हार उसके सामने दिख रही है, इसलिए वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन किसी भी चुनाव को, चाहे वो छोटा चुनाव हो चाहे वो बड़ा चुनाव हो, छोटा बड़ा नहीं मानता, बल्कि राजनीति में चुनाव को जनता की सेवा का माध्यम लेकर चलता है और उसी शिद्दत के साथ सभी चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हैं, जिस प्रकार से लोकसभा से लेकर छोटी सरकार तक के निकाय के चुनाव में। अब जब बात है, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर तो वैसे ही सिर फुटबॉल है, एक नेता दूसरे नेता से लड़ रहे हैं और उनमें एक कंपटीशन, एक प्रकार की प्रतियोगिता है कि कौन लड़ के किसकी राजनीतिक हत्या होगी और उसके बाद जो बचेगा उस पर दाव खेला जाएगा या वो चुनाव लड़ने लायक कौन बचता है, ये प्रतियोगिता कांग्रेस के अंदर चल रही है। और यूकेडी अपने कैंडिडेट खड़े नहीं कर पाई तो ठीक है, जिस प्रकार से ये दोनों दल बोल रहे हैं इनमें जरूर, क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता नहीं, ये मुसीबत इनके पास नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे यूकेडी हो, इनके पास ये समस्या नहीं है कि अपने कार्यकर्ताओं को मनाने वाले, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं बचे हैं। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे लोग होने की वजह से परिवार में कभी न कभी किसी न किसी तरह से एक रूप बनाना पड़ता है, एक समरसता ले जानी पड़ती है। लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके लिए सुयोग्य है और समर्थ है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है तो विपक्ष को ईर्ष्या है, भारतीय जनता पार्टी की लगातार सफलता हो रही है तो विपक्ष को ईर्ष्या हो रही है। तो ईर्ष्या से बचें, बल्कि अपना काम करें, अपने गिरेबान में झांकें, जो आपकी कमियां हैं। अगर 6 महीने चुनाव लेट भी हुआ फिर भी आप खड़े नहीं हो पा रहे तो बड़ी शर्म की बात है। तो आपके लिए तो 2 साल बाद चुनाव होना चाहिए था, तो आप चुनाव को लेट क्यों कर रहे हैं? चुनाव लेट कोई बहाना नहीं है। कांग्रेस को अपनी हार गरिमा जी साफ नजर आ रही है। ठीक है, हमारे साथ में अभी थोड़ी ही देर में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे, उनसे हम इसका जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ में
कुलदीप राणा जी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं कुलदीप जी। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, गिरिराज किशोर हिंदवान जी, लेकिन उनके पास बाद में जाएंगे। पहले कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, आरोप प्रत्यारोप जारी है, किसी भी चुनाव से पहले बड़ी सामान्य सी बात है कि ये तो होना ही है, लेकिन इस बार सभी दलों के सामने बागियों की समस्या आ गई। ऐसा नहीं है कि बीजेपी उससे अछूती रह गई। कांग्रेस पार्टी में पहले से पनपी हुई है और कांग्रेस पार्टी में तो बड़े उच्च स्तर तक हम कह सकते हैं कि ये समस्या है। पहले ही गुटबाजी, अंतरकलह हम देखते हैं हर एक चुनाव में, बड़े बड़े चुनावों में ये बड़े बड़े नेताओं के बीच दिख जाती है। बीजेपी में आमतौर पर ऐसा नहीं था, लेकिन निकाय से पहले बीजेपी में भी अब दिक्कतें हैं। तो अब ये प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है, चुनाव जीतना सभी के लिए। कांग्रेस तो पहले ही जिस तरीके से जो गिरावट हम कह लें, सभी चुनावों के नतीजों पर नजर डालें तो उसे सीधे तौर पर गिरावट कहेंगे, उससे जूझ रही है। लेकिन अभी निकाय में अगर वापसी करनी है और दोबारा से कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करना है तो जीत बहुत जरूरी है, और उतनी ही जरूरी बीजेपी के लिए भी, क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है। तो कैसे निपटेंगे बागियों से इस बार सभी दल? देखिए गरिमा, इस सवाल के जवाब में पहले आपको ये समझना होगा कि जो राजनीतिक दल हैं भारत में, उनका संगठनात्मक व्यवस्था कैसी है। ठीक, अगर हम शुरुआत बीजेपी से कर रहे हैं तो 1980 में जनसंघ के बाद जब बीजेपी का गठन हुआ और बीजेपी का जो संगठनिक ढांचा है उसमें अभी तक कोई भी राजनीतिक दल उससे कोई अलग होकर के, किसी ने अलग से कोई राजनीतिक दल खड़ा किया हो और वो सर्वाइव हो गया हो, ऐसा कोई उदाहरण हमारे सामने अभी है नहीं। ठीक, आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और एक टाइम ऐसा हुआ कि जब वो भाजपा के बड़े लीडर के रूप में उभर रहे थे, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया कि कल्याण सिंह ने भाजपा छोड़ दी। ठीक, लेकिन क्या हुआ, और अपनी अलग पार्टी बना ली और उसके बाद वो चुनाव लड़ने लगे यूपी में। क्या हश्र हुआ पार्टी का? ठीक, और बाद में लौट करके उनको भाजपा में ही दोबारा से शरण लेनी पड़ी, वापस आना पड़ा। ठीक है, तो जो बीजेपी का जो ढांचा है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी है और पैन इंडिया पार्टी है, आप देखिए कि कांग्रेस में 1947 के बाद से कितने बिखराव हुए। ठीक, कम से कम 18 बार लगभग ये पार्टी टूटी है ना। और मुझे बहुत ज्यादा के तो नाम ध्यान नहीं है, लेकिन अरे अभी अगर हाल ही के आप चुनावों में देखें तो हमने देखा बड़े नेताओं के बीच कैसे विवाद खुलकर आया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पहले कांग्रेस में थी, अब उनकी अलग से कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी कांग्रेस का हिस्सा हुआ करती थी, आज पृथक से कांग्रेस है। ठीक है ना। और 2004-5 के दौरान जो अलगाव हुआ, उसके बाद आपके महाराष्ट्र में पवार फैमिली नेशनल जो है, उनकी अलग अपनी कांग्रेस है। तो कांग्रेस से जो लोग अलग हुए, कांग्रेस पार्टी से जो लोग पृथक हुए, जो नेता बाहर छिटके, उन्होंने अपना राजनीतिक दल खड़ा किया और उस राजनीतिक दल ने भारत में सरवाइव किया, राजनीति में अपना मुकाम स्थापित किया। वो सरवाइव कर रहे हैं, वो डेड नहीं। ठीक, तो इन दोनों राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था है, उसका जो मुख्य अंतर है वो यही है कि कांग्रेस की जो व्यवस्था है, उसके ढांचे में जो व्यवस्था है, वहां लीडर्स को अपने लिए खुद सरवाइव करने के लिए खुद को फिट होना पड़ता है। ठीक है, और यही कारण है कि जब वो पार्टी से बाहर निकलते हैं तो वो सरवाइव कर जाते हैं। ठीक, क्योंकि वहां पार्टी संगठन का जो व्यवस्था है वो इस तरह की नहीं है। इसके उलट अगर हम जब भाजपा की तरफ जाते हैं तो भाजपा की जो संगठनात्मक व्यवस्था है, अगर कोई नेता भाजपा से अलग हुआ तो फिर वो राजनीति में सरवाइव नहीं कर पाए। आप एक उदाहरण ऐसा बताइए जो इस तरह का निकला हो और उसके बाद उसने सरवाइव कर लिया। क्योंकि भाजपा में कहा जाता है ना, भाजपा के तमाम नेता ये कहते हैं और हमने देखा भी है कि चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है भाजपा, पार्टी और संगठन चुनाव लड़ता है भाजपा। ठीक है ना। तो यही एक बड़ा बुनियादी अंतर है दोनों दलों के बीच में। ठीक, अब रही बात कि निकाय चुनाव में जो लोगों ने विद्रोह किया है पार्टी से, जिनको निष्कासित किया गया है, या क्या वो भूमिका कर सकते। ठीक है, कांग्रेस से जो लोग निकले हैं, निसंदेह इसमें कोई दोहराई नहीं है कि वो डैमेज करने की स्थिति में होंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो सर्वाइवल है वो बीजेपी से इतर है, अलग है। ठीक, अगर कांग्रेस के नेताओं ने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया तो उसका उनके पास एक मजबूत आधार ये जरूर रहा होगा कि उनकी धरातल पर उनकी स्थिति हो, क्योंकि ये कांग्रेस की स्थिति है। आप देखिए, कांग्रेस आज भी अगर सर्वाइव कर रही है तो नेता यहाँ अपने दम पे चुनाव लड़ते हैं, अपने दम पे लड़ते हैं।
पार्टी के दम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं। अगर ऐसा होता तो कांग्रेस आज दोबारा से रिवाइव कर चुकी होती, ठीक है। लेकिन भाजपा में जो स्थिति है वो इसके उलट है। वहां जो नेता गए, भाजपा ने जो टिकट दिए हैं वो इसी आधार पर दिए होंगे। अगर लोग नाराज भी हुए हैं तो उसका एक बड़ा आधार ये भी है कि भाजपा माइक्रो लेवल पे जाकर के चीजों को ऑब्जर्व करती है, देखती है और उसके बाद चुनती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा इस तरह की अगर प्रक्रिया है तो भाजपा के 100% रिजल्ट होंगे, ऐसा नहीं होता है राजनीति में। लेकिन ये भाजपा की प्रक्रिया है, ठीक है। और आपने देखा होगा अक्सर कि जहां जहां भाजपा टिकट काटती है या नए कैंडिडेट को खड़ा करती है उसको वहां जीत जरूर हासिल होती है, वो इस तरह की रिस्क नहीं लेती। ये हमने कई समय के पिछले कई सालों के चुनावों को अध्ययन करने के बाद ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो उत्तराखंड में भी अगर जो स्थितियां हैं उससे भाजपा को तो मुझे नहीं लगता कि उतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उसका कुनबा इतना बढ़ चुका है और उसकी लेयर दर लेयर जो उन लोगों की व्यवस्थाएं हैं। हम पिछले काफी समय से तमाम अपने बहसों में ये बात करते रहे कि कांग्रेस अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करे, व्यवस्थाएं बनाए, ठीक है। हमने ये भी व्यवस्था, हमने एक बार ये भी चर्चा की थी, गरिमा आप भी शायद उसी डिबेट में आप ही एंकर थे कि महेंद्र भट्ट और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा दोनों की ताजपोशी लगभग एक ही समय काल के दौरान हुई है, 2-4 महीनों का अंतर है, ठीक है। बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति बाद में हुई, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अपने संगठनात्मक व्यवस्थाओं को उनको लेकर के उसने तत्काल वहां नियुक्तियां जारी कर, पार्टी उपाध्यक्ष बनाना हो, कोषाध्यक्ष बनाना हो, जो और भी जो लेयर है उस लेयर पे उन्होंने फटाफट काम किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष को इसमें काफी समय लग गया, क्यों? क्योंकि वहां अंदर का जो भीतरी शेरफुटा बल है उसने करण महारा को उस निर्णय को लेने में इतना कमजोर कर दिया कि वो यह नहीं निर्णय ले पाए कि मैं उपाध्यक्ष किस गुट का बनाऊं, ये अध्यक्ष जो अन्य कोषाध्यक्ष किस गुट का बनाऊं या प्रवक्ता किस गुट के बनाऊं, क्योंकि वहां सबको एडजस्ट करना एक बड़ी समस्या हो गई थी करण महारा के लिए। आज की डेट में भी करण महारा उतने फ्री हैंड नहीं है, वो दिख रहा है सारी चीजें। पिथौरागढ़ के विधायक ने करण महारा को लेकर के अपने प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्या बयान दिए वो दिख रहा है। इससे किसका नुकसान हो रहा है? इससे कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो रहा है, ठीक है। लेकिन वहीं भाजपा में इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं, ठीक है ना। भाजपा के नेता चीजों को लेकर के, विधायक भी अपने स्तर से, और जो विधायक नहीं है, जो संगठनात्मक जिनके ऊपर दायित्व है, वो भी अपने स्तर से चीजों को मैनेज करने में लगे हुए हैं, सारी चीजों करने में। तो ये एक बड़ा बुनियादी अंतर है दोनों के चुनाव लड़ने में, दोनों के पार्टी के उसमें, ठीक है। इसलिए जो चुनाव के परिणाम होंगे वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो इन तमाम सारी चीजों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो हम देख परख रहे हैं। बाकी जो मतदाता है उसके मन में क्या है, उसके था तो शायद कभी कोई नहीं ले पाता, लेकिन जो बूथ मैनेजमेंट से लेकर के जो चुनाव मैनेजमेंट है वो उसमें मैं कांग्रेस की अपेक्षा भाजपा को आगे देख रहा हूं। ठीक है सर, बिल्कुल। कांग्रेस को अपने मैनेजमेंट को मजबूत करने की जरूरत है, बहुत, मुझे लगता है कि बहुत पहले से। लेकिन जब भी मैनेजमेंट मजबूत करने की बात कही जाती है तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं का एक रटा ऐसा जवाब होता है और वो हर प्रवक्ता की ओर से मिलता है। और उम्मीद मुझे पूरी है कि अभी गिरिराज जी भी उसी लिहाज से अपने जवाब की शुरुआत करेंगे। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं निकाय को लेकर। अब नवीन पिरशाली जी को हम सुन चुके हैं, गिरिराज किशोर हिंदवान जी के साथ में इस बार शुरुआत कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी के वो प्रदेश प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत सर आपका। गिरिराज जी, जीत हार के समीकरण कुछ भी हों, बागी कांग्रेस पार्टी की तो हालत बहुत खराब हो गई थी, पैसे लेकर टिकट देने तक की बात कह दी गई। कहते हैं ना कि जो सबसे निम्न स्तर होता है कई बार वहां तक चीजें चली जाती हैं। मैं कांग्रेस नहीं कह रही हूं, लेकिन जो मैटर होते हैं वो वहां तक चले जाते हैं। कांग्रेस के साथ ये समस्या है। बीजेपी समय रहते चीजों को खटाक से संभाल लेती है, वो जानती है कि हमारी इमेज के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। और कांग्रेस पार्टी में जब मैनेजमेंट की बात कुलदीप जी कह रहे थे ना, वो काम ही नहीं करता। कार्यकर्ता कुछ भी कह रहा है, कोई एक्शन नहीं होना है। बड़े नेता कुछ भी कह देंगे, कोई एक्शन नहीं होना है। डर किस बात का है? क्योंकि कहते हैं ना कि डर उसको ज्यादा होता है जिसके पास खोने को बहुत कुछ होता है। कांग्रेस पार्टी उस स्थिति में आ गई है जब खोने को कम चीजें हैं। तो रिवाइव कीजिए ना खुद को, दोबारा से काम कीजिए ना, पार्टी पर काम कीजिए। सबसे पहले दल हित के बारे में सोचिए, लोगों को दरकिनार कीजिए। क्यों आखिर शीर्ष नेतृत्व ऐसे काम नहीं कर रहा है? देखिए गरिमा जी, अभी आपने भाजपा को अप्रिशिएट किया एक बात को लेके। हाँ, ये चातुर्य में एक्सपर्ट है, बड़ी क्लेवर पार्टी है, चतुर पार्टी।
ये जो आप बोल गए सर, लेकिन इसमें क्या बुराई है? मैं फिर आपको रोकूंगी ना, इसमें बुराई क्या है? आप देखिए ना, मेरी थोड़ी सी बात सुनते जाइए, जवाब तो आप ही से लेना है सर, सब मेहमान बोल चुके हैं। देखिए, राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मतलब राजनीति क्यों करते हैं? सत्ता में आने के लिए। हर किसी का यही होता है, और सत्ता में आकर जनता की सेवा के लिए। बिना सत्ता में आए सेवा सर संभव नहीं है। तो उसके लिए आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाइए, सत्ता में आइए। कितने सालों से आप सत्ता से बाहर हैं, और वैसे क्या आप सेवा कर पाएंगे? हाँ, आप बोलिए। हाँ, अभी भाजपा को जो आप लगातार जो है, वाकई बीजेपी भाजपा की एक विशेषता है, वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित करने में एक्सपर्ट है। तो निश्चित इसमें कहीं दो राय। अभी निकाय चुनाव की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उत्तराखंड में। गरिमा जी, छोटी सरकारों का गठन होना है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में लगातार एक एक कार्यकर्ता को साथ लिए हुए, पूरी लीडरशिप को साथ लिए हुए, पूरा संगठन हमारा निश्चित रूप से पूरे बल के साथ पूरे प्रदेश में जितनी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम क्षेत्र हमारे हैं, हम लोग बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं निश्चित रूप से गरिमा जी। और उत्तराखंड में ये वाकई अभी जो चुनाव होने जा रहा है, मतदान होगा, उसके बाद रिजल्ट होगा, और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी विजय सूरी की तरफ अग्रसर है करण महाराज जी के लिए। दूसरी बात, अभी आपने एक बात रखी गरिमा जी कि बाकी जितने भी हमारे लोग थे, वाकई जिनके विरुद्ध कहीं अगर पनिशमेंट, अगर वाकई नेतृत्व को लगा कि पनिश किया जाना चाहिए तो पनिशमेंट मिला है, बागियों का निष्कासन भी हुआ है। निश्चित रूप से पार्टी जो है, आज छोटी सरकारों का जो गठन होने जा रहा है, निकाय चुनाव में हमारी टॉप लीडरशिप और जितने भी हमारे जो प्रचारक, स्टार प्रचारक के रूप में है, प्रदेश की जो लीडरशिप है, वो जो उतरी हुई है इस समय ग्राउंड पे, तो निश्चित रूप से भाजपा का झूठ, छल और छद, वाकई भ्रष्टाचार में लिप्त ये सरकार है 7 वर्षों से। लेकिन छोटी सरकारों में भी जहां ये लोग रहे, निश्चित रूप से गरिमा जी, अगर हम देहरादून की बात बार बार लेते हैं, वाकई स्मार्ट सिटी के नाम पे सैकड़ों करोड़ रुपए आया, वाकई बंदरबाट उसकी हुई है। ग्राउंड पे वो पैसा वाकई वॉल पेंटिंग लिए हुए नजर आया सिर्फ जो है। और आज वाकई कॉमन मैन इस बात को समझ चुका है, कॉमन मैन सारी चीजें विजिबल है। वाकई हमारा जो मतदाता है, वोटर है, एक एक वोट की कीमत होती है गरिमा, ये निश्चित है। कोई भी जो चुनाव होता है, एक एक मतदाता का वोट उसमें काउंट होता है। मतदाता इस समय बहुत अलर्ट वाले मूड में, निश्चित रूप से बड़े सजीवी इस समय उसकी प्रक्रियाएं हैं। अगर आप कॉमन मैन को भी मिलने जाते हैं तो निश्चित रूप से आहत है। भाजपा ने 1 वर्ष तक गरिमा जी जो लिंगर ऑन चुनाव किए, लिंगर ऑन किया है लगातार। छोटी छोटी समस्याएं जो बनती थी, चाहे नाली की हो, रोड की हो, सिविल्स की, वाकई पार्षद उनको चाहिए था, उनको नगर पालिका अध्यक्ष चाहिए था, निगम में मेयर चाहिए था। उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती थी। तो 1 वर्ष का दंश जो भाजपा ने दिया है, प्रैक्टिकली ये बातें लोग समझ रहे हैं। आज अगर ग्राउंड पे हम लोग जा रहे हैं गरिमा जी, तो हम देख रहे हैं कि इस समय जनता शुद्ध है, परेशानी की पूरी मुद्रा है। निश्चित रूप से भाजपा का इसका परिणाम, इसको वोट के रूप में प्रतिशोध होता है गरिमा, ये निश्चित है। हम लोग करण महाराज जी के नेतृत्व में बड़े स्ट्रांगली इस समय चुनाव को लड़ रहे हैं, और वाकई विजय सूरी की तरफ हम लोग हो, ये निश्चित। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप खुद को ये महसूस करते हैं कि आप स्ट्रांगली चुनाव लड़ रहे हैं और आप कहता ना कम बैक करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है पार्टी को अब पार्टी के लिए सोचना चाहिए, नेताओं से ऊपर उठकर। बीजेपी का रुख कर लेते हैं। नवीन प्रशाली साहब हमारे साथ में हैं। नवीन जी, कॉम्प्लीमेंट की तरह लेंगे कांग्रेस पार्टी की इस बात को कि बीजेपी बहुत चालाक है, या किस तरीके से? लेकिन विपक्ष है, शब्दों को तोड़ मरोड़ के पेश तो करेगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी निस्संदेह होशियार है संगठन चलाने में और संगठन को अनुशासित करने में। अब कांग्रेस बोल रही थी कि उन्होंने पनिशमेंट दिया है लोगों को, अब कांग्रेस के पास पनिशमेंट ही बचा है देने के लिए, उनके पास कुछ बचा भी नहीं अपने कार्यकर्ताओं को देने के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। हमारी पार्टी अनुशासित पार्टी है, बड़ी पार्टी है, गिरिराज जी बीच में नहीं प्लीज, गिरिराज जी बीच में नहीं, गलत बात है। एक दिशा में काम करने की प्रेरणा देता है, उसमें वो ताकत है कि कार्यकर्ता सभी एक दिशा में काम करें
और भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाए और भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करे, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। लेकिन अगर कांग्रेस या दूसरे अन्य दलों की बात करें तो उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, क्योंकि डिबेट उत्तराखंड में हो रही है, तो कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है। मैंने पहले भी कहा कि इनके अंदर एक प्रतियोगिता, विशेष प्रतियोगिता इस दौरान चल रही है कि कौन किसको राजनीतिक तौर पर खत्म करे और कौन चुनाव लड़ने लायक बचे, तो तब चुनाव देखा जाएगा। अभी तो अंदर खाते जो सिर फुटबॉल है, वो सिर फुटबॉल ही अपने आप में एक रोचक खेल वहां पर हो रहा है और उसी में कांग्रेस निपटेगी और जो लोग और थे वो भी वहां से निकले, दूसरे लोग भी निकले। आपके तो बड़े नेता, ठीक है गिरिराज जी आपको समझ में नहीं आता है। गिरिराज जी, नवीन जी हो गया, जो 40 साल कांग्रेस की सेवा कर चुके हैं। नवीन जी अपॉर्चुनिस्टिक जो लोग हैं, जो वाकई अपॉर्चुनिस्टिक है, अनुकूल परिस्थितियों में साथ थे, अगर वाकई संघर्ष अगर पार्टी कर रही है और उसमें आप वाकई पार्टी छोड़ के जा रहे हैं तो आप डिवोटी नहीं। तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, आप निपट जाओगे। जो अंदर एक प्रतियोगिता आपकी है, उस प्रतियोगिता को कैसे थामोगे, उस प्रतियोगिता को कैसे खत्म करोगे? सिर्फ एक दूसरे का नवीन जी हो गया आपका, प्लीज शांत हो जाइए। और गिरिराज जी प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए सर, बीच में मत बोला करिए। जब दो लोग बोलते हैं ना, किसी की भी आवाज नहीं आती। मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ समय व्यर्थ जाता है टीवी पर। इस बात को तो समझिए, टेक्निकल चीजों को साथ लेकर चलिए ना, थोड़ा सा प्लीज सहयोग कीजिए इन चीजों को लेकर। और रही बात आप जो कह रहे हैं कि जो पार्टी के संघर्ष के वक्त में साथ नहीं है, तो सर पार्टी अगर 10-20 सालों तक संघर्ष करती रहेगी तो सर सभी जाएंगे, क्योंकि हर किसी को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता होती है सर। कांग्रेस पार्टी की माइंडसेट वाला हर कोई थोड़ी हो सकता है। मुझे 1 मिनट दीजिए। हाँ बोल लीजिए जल्दी से। आज अभी नवीन फरसाली जी सिर्फ फुटबॉल की बात करें। अरे भाई हाँ। ये सिर्फ फुटबॉल आपकी सरकार में देखने को मिलता है। 12 मंत्री कैबिनेट मंत्री होने चाहिए प्रदेश में। 8 मंत्रियों को लेके वित्त मुख्यमंत्री आप 8 कैबिनेट मंत्री आपके होते हैं और वाकई आप 4 रिक्तियां इस प्रदेश में है, अभी 4 मंत्री और होने चाहिए। आप स्वयं सोचिए जनमानस के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी सरकार की। आप लोग वो रिक्तियां आज भी लिए हुए हैं, 2.5 साल पूर्ण हो चुके हैं। 4 कैबिनेट मंत्री जो है, एक मंत्री अगर 40 अपनी बात करिए, आपसे पूछा गया, इसका जवाब मैं दे दूंगा। और सुनो, कुछ कांग्रेस पर रोशनी डालिए। नवीन जी सिर्फ फुटबॉल इसका कारण है। आपके यहाँ जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम परफॉर्मेंस है। आप लोग प्लीज आपस में चर्चा करेंगे तो मैं दोनों को नहीं बोलने दूंगी। साहब इसको एक्सेप्ट करो। देखिए नवीन जी और प्लीज गिरिराज जी, आप लोग आपस में चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग, ये बहुत गलत चीज है कि आपस में चर्चा करने लग जाते हैं। कुलदीप जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे, उसके बाद जाएंगे देवचंद जी के पास में। कुलदीप जी देखिए, जवाब मैंने सवाल से पहले कहा था और मुझे पूरी उम्मीद थी गिरिराज जी, क्या कोई भी कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बैठा होता यही जवाब मिलता। वो अपना रहे हैं, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि ठीक है कांग्रेस पार्टी बीजेपी इन चीजों में तेज है, लेकिन सर कब सुधरेंगे? मैं कह रही हूं ना कि मैं खुद कांग्रेस पार्टी के बारे में कई बार चर्चा आती है ऐसी, कांग्रेस के हित में ऐसा लगता है हम बात करने लग जा रहे हैं, हमारी डिबेट ही उस ओर चली जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष के तौर पर पता नहीं कब तक बचेगी। देखिए गरिमा, एक पत्रकार के रूप में भी मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर बैठे हुए गिरिराज किशोर, मैं इनका रिगार्ड करता हूं। उसका एक बड़ा कारण है कि इन तमाम सारी झंझावतों के बाद पार्टी में जो क्या चल रहा है, क्या गिरिराज जी उससे वाकिफ नहीं होंगे क्या? बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो अपनी पार्टी का पक्ष इतने मजबूती से रख रहे हैं तो ये प्रशंसनीय है। हाँ। ठीक, गरिमा, आपने, हमने और मैंने न जाने कितने चैनलों में अभी जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता वरिष्ठ उपाध्यक्ष जोशी जी जो पार्टी से छोड़ कर गए हैं, ठीक है, उनके साथ न जाने कितने उसमें हमने डिबेट की। और आश्चर्य की बात यह है कि 2 दिन पहले ही मैं उनके साथ एक चैनल पे डिबेट में था, 2 दिन की तब वो कांग्रेस की तरफ से थे और 2 दिन के बाद वो चीज है ना, मैं अभी यही चीज बोलने वाली थी आपको रोक करके कि कितनी बार होता है कि हम डिबेट कर रहे होते हैं, वही प्रवक्ता हमारे साथ पहले कांग्रेस से बैठते हैं, फिर बीजेपी में बैठने लग जाते हैं, क्योंकि भाई वो अपना हित भी तो सोच रहे हैं। हाँ, और आप देखिए कि जोशी जी 48 साल कांग्रेस में रहे हैं। एक कार्यकर्ता, देखिए नेता, उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, उसको विधायक बनना है, मंत्री बनना है, उसकी तमाम महत्वाकांक्षाएं हैं। उसकी महत्वाकांक्षा यहां पूरी नहीं होगी, वो दूसरी जगह चला जाएगा, ठीक है। लेकिन कार्यकर्ता जो होता है वो कैडर आधारित होता है, वो अपनी पार्टी की नींव का पत्थर होता है, ठीक है। लेकिन अगर 48 साल के बाद कांग्रेस पार्टी में कितने विधायक होंगे जिनकी आयु भी 48 साल नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के जा रहा है
तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पार्टी की नींव हिल रही है। तो कार्यकर्ता छोड़ के गया है। नेता छोड़ने से ना उतना नुकसान नहीं होता जितना कार्यकर्ता के छोड़ने से होता। ठीक है, उसके बावजूद भी अगर गिरिराज किशोर यहाँ बैठ करके पार्टी का पक्ष रख रहे हैं तो उस बात को समझा जा सकता है। ठीक है, आपने ये बड़ी अच्छी बात कही थी गरिमा कि जीत के लिए साम दाम दंड भेद, ये राजनीति के 4 मूल आधार हैं। इन्हीं आधार स्तंभों पर राजनीति चलती है, टिकी हुई है, और इन्हीं आधारों पर चल करके ही सत्ता का सुख पाया जा सकता है। ठीक, लेकिन समस्याएं क्या है कि इस देश में की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी और इस देश पर जिसका सबसे लंबे समय तक शासन था, जिसने इस देश को कई बड़े नेता दिए, आज वहां अगर ये स्थिति आ रही है, सिर्फ हम उत्तराखंड के ही संदर्भ में देखते हैं, 2016 में क्यों कांग्रेस पार्टी टूटी, उसके बाद लगातार कितने विधायक, कितने पूर्व विधायक आज कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए, जिनको उनको मालूम भी है कि हमें जहां से हम शामिल हो रहे हैं वहां से ऑलरेडी भाजपा के विधायक हैं, हमें टिकट नहीं मिल सकता, लेकिन वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय भाजपा से विधायक हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जसपाल आर्य कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आए, मंत्री बने, फिर भाजपा से आज कांग्रेस में चले गए हैं। ठीक है, अभी उनके मन में क्या चल रहा है ये तो कांग्रेस के लोग भी नहीं जान पा रहे होंगे। ठीक है, हालांकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं। ठीक, कितने उपाध्यक्ष लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा और ये बात कांग्रेस के नेतृत्व को समझनी होगी। अब चलिए बाकी सारी चीजों पर तो हम टीका टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो पार्टी के भीतर से ही खड़ा हो रहा है ना। मयूख महार ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को लिए, जो पिथौरागढ़ के विधायक हैं, प्रदेश अध्यक्ष के लिए जो बयान दिए हैं, क्या उन बयानों के बाद पार्टी कार्यकर्ता का मोरल बूस्ट होगा? ये वो तमाम सारी चीजें हैं जो उत्तराखंड कांग्रेस को धीरे धीरे ये उसके भीतर लगे हुए घुन है जो धीरे धीरे उस कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस को इससे निकलना होगा, लेकिन फिर वही बात आती है कि जो कांग्रेस का जो ढांचागत व्यवस्थाएं हैं, तो हाईकमान ने, क्योंकि हाईकमान शब्द भाजपा में ज्यादा, सॉरी कांग्रेस में ज्यादा इस्तेमाल होता है, हाईकमान ने करण महारा को प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की वो शक्तियां नहीं दी जिनका इस्तेमाल करके वो चीजों को अनुशासन के पटरी पर ला सके। ठीक, वो चाबुक अनुशासन का जो वो हंटर है वो चला सके बिगड़ैल कार्यकर्ताओं पर। ठीक, जैसा हरीश रावत जी कहते हैं उजाड़ बल्द, आज वो उजाड़ बल्द उन्हीं की पार्टी में है। ठीक है, तो वो तमाम सारी चीजें हैं जिसको कांग्रेस को समझना है। आज पत्रकारिता की भी बड़ी चिंता हो गई है कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि ये कैसे चले। कारण क्या है कि देश की एक बड़ी पार्टी है और इस देश के लोकतंत्र के लिए एक पुरानी पार्टी का जिंदा रहना, जीवित रहना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, भाजपा जो कर रही है वो हर पार्टी यही करती है, वो उसको जीतना है, जीत के लिए सब कुछ किया जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जीत है, रास्ता नहीं, मंजिल महत्वपूर्ण होती है राजनीति में। ठीक है, वो कर रही है। जब कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी यही किया। इतिहास में कई प्रकरण है, कई वो हैं, अगर हम उन पर चर्चा करेंगे तो एक बहस दूसरी दिशा में चली जाएगी। लेकिन आज भाजपा की बारी है, क्योंकि वो शक्तिशाली अवस्था में है, तो वो उन चीजों को कर रही है। लेकिन कांग्रेस को समझना होगा कि उसको अपने नींव के पत्थर यानी कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूती से पकड़े रखना होगा। अगर ये कार्यकर्ता छिटक गए, कार्यकर्ताओं से नेता निकल सकते हैं, नेताओं से कार्यकर्ता नहीं निकलते, ये बात कांग्रेस को समझनी है। बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए बहुत अच्छी बात आपने कही कि कार्यकर्ताओं से ही नेता बन सकते हैं, और जब कार्यकर्ता छिटक जाएगा, जब कार्यकर्ताओं के बीच में पार्टी को लेकर एक मजबूत माइंडसेट नहीं बचेगा, साइकोलॉजिकली सबसे पहले कांग्रेस को अपनी छवि ही बचानी है। मुझे लग रहा है अभी वो स्थिति आ गई है कि नेता और कार्यकर्ता तो आ जाएंगे, पहले कांग्रेस मजबूत है, इस बात को लोगों तक पहुंचाइए, ये संदेश दीजिए, और उसके लिए थोड़े लीग से हटकर काम जरूर करने पड़ेंगे। फिलहाल जिस लीग पर चल रही है कांग्रेस, उससे तो हटना ही पड़ेगा। चलिए देवचंद उत्तराखंडी जी का रुख कर लेते हैं। देवचंद जी, यूकेटी ने बहुत सारे मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है, लगातार उत्तराखंड के साथ रहे, और शुरू से जब दोनों ही दलों के साथ आपने काम किया, आप सत्ता में नहीं आ पाए, लेकिन अब निकाय चुनाव है, क्या उम्मीदें जनता ने लगा कर रखी है? देखिए गर्मा जी, जनता ने जितनी उम्मीदें लगाए हैं उतनी उम्मीदें हमें भी लगाई हैं,
और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस और बीजेपी का जिन मुद्दों को लेकर शहरों में और तमाम जहां पर ये जो निकाय चुनाव चल रहे हैं वहां पर जो मुद्दे जिंदे हैं वो उत्तराखंड क्रांति दल के बदौलत है, और उन मुद्दों के ही आधार पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस को इसका कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब जरा एक बात मैं एक कह रहा था कि राणा जी ने यहाँ पर बोला अभी कि सत्ता सुख जो बात कर रहे थे, बड़ा दुख है सर आपके माध्यम से, आप लोग जो चौथा स्तंभ है आपके माध्यम से सत्ता सुख अगर ये सिर्फ सुख भोगने के लिए कर रहे हैं तो ये मेरे लिए भी बड़े दुख की बात है, क्योंकि मैं एक क्रांतिकारी आदमी हूँ और ऊपर से एक सैनिक हूँ। तो मैं सबसे पहले ईमानदारी और का ऊपर वो करता हूँ। सर मुझे लगता है कि थोड़ा सा मैसेज गलत गया आप तक। आपको विरोध नहीं कर रहा, आपने बहुत अच्छा बोला, पर सत्ता सुख जो लोग ये लो रहे हैं, सत्ता सुख के लिए ये लोग जो कर रहे हैं कि भैया रात को दारू पिला दो, मुर्गा खिला दो, साड़ी बांट दो, वो कर दो, लोगों को प्रलोभन दे दो, चिमटा दे दो, ढोलक दे दो। ये तो नैतिकता है ना सर, ये तो नैतिकता है। सुनो एक मिनट मैम, और उसके बाद शहर की जो हालत है, गांव की हालत है, नगर पालिका की, नगर पंचायतों की हालत, उस पर नहीं सोचना है। अभी हमारे छोटे भाई उनको पता है कि पहले जैसे आप बोले थे कभी आम आदमी पार्टी से बोल रहे थे या कभी अब यहाँ से भी बोल रहे हैं, वैसे ही इनकी क्या है, मैं तो ये कहूंगा कि अभी पार्टी बदल क्या हो गया राणा जी, जैसे या गंगा जल बोले या अग्नि परीक्षा हो गई, आप कांग्रेस छोड़ो बीजेपी में चला जाओ, 6 साल का निष्कासन तो हो गया, वहां पर आपको कोई पद मिलेगा, 2.5 साल में ही वापस आ जाओ, तब वो 6 साल कहाँ जाता है, तो ये रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरा एक चीज और होती है कि जो बीजेपी में अभी चले गए हैं, बीजेपी पहले से संघ का एक अंग है, और अब जो कांग्रेस से जा रहे हैं बड़े बड़े जरा संघ वहां जा रहे हैं, तो एक दिन आएगा राणा जी, जब आगे टाइम आएगा, हम तो काफी वृद्ध हो गए हैं, हमने तो अभी कोई राजनीतिक इच्छा नहीं है हमारी, हम राजनीति के लिए नहीं आए यहाँ, हम जो है उत्तराखंड में मुद्दों को जिंदा करने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल में है। तो जब जो होगा संघ और जरासंघ का जब युद्ध होगा तो तब उत्तराखंड सबसे क्रांति दल आगे आएगा, तब तक के लिए हम इंतजार कर रहे हैं और जनता के बीच ये मुद्दा हम जिंदा करके। ठीक है, कुलदीप जी कुछ कहना चाहते हैं। ये बिल्कुल, अब आप समझ सकते हैं कि हमने इतने मुद्दे रखे, हमने बार बार ये कहा कि यहाँ पर शहर में स्मैकिंग चल रही है, स्मैकिंग नशे के धंधे चल रहे हैं, ज्ञापन देकर हमने मुख्यमंत्री तक पहुंचाया, कोई एक्शन नहीं होता। हमने मुद्दे उठाए कि आपके जो मंत्री, बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचारी हैं, इन पर जो है एक्शन लो, उन्होंने कहा जी कोर्ट का आदेश 8 अक्टूबर को आएगा, शायद अभी जो है 8 फरवरी तक भी मुझे नहीं लगता कुछ होगा। उसके बाद हमने और भी उनको जितने आरोप लगाए हैं, तो आपने एक चीज और बोली कि सत्ता में शक्ति है, तो ये शक्ति इनकी जो है ये तानाशाह हो गए हैं, तो तानाशाह को भी देखते हुए जरूर जनता इनकी, क्योंकि जनता सर्वोपरि है और इस तानाशाह को जनता जरूर मिटाएगी, और निस्संदेह तानाशाह हो गई है। आज स्थिति ये हो गई है कि हम अगर ईडी में, अगर हम जो है चुनाव आयोग में शिकायत भी कर रहे हैं, उस शिकायत को भी हो जाएगा बोल करके तमाम एक्शन नहीं होता है। तो बड़ी दुख की बात है कि राजनीति आज सिर्फ सुख के लिए हो गई, अपनी पर्सनल सुख के लिए हो गई, जबकि होना यह चाहिए था कि इसकी जनता के सुख के लिए होना था, जनता की सेवा के लिए होना चाहिए था। अब तमाम चाहे कोई भी मुद्दा लड़ो, आप चुनाव लड़ना, चुनाव साम दाम से लड़ो और उसके बाद फिर सारा अपना घर भरो, ये स्थिति आ गई। मैं सिर्फ उत्तराखंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक वृद्ध आदमी, एक मैं जो उसकी जो देश सेवा करने के बाद राज्य सेवा पे उतरा हूँ, उसकी चिंता कर रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, राणा जी और गर्मा जी के माध्यम से, जो आप लोग चौथे समय, आपसे निवेदन करता हूं कि आप किसी तरह इस प्रदेश को, हम प्रदेश में बैठे हैं, इस प्रदेश को बचाने के लिए मुहिम करो। अब इनकी फुटबॉल तो कांग्रेस को बीजेपी में झांक रही है, बीजेपी कांग्रेस में झांके, इनसे हमें कोई उसके नियम इनकी बीच क्या हो रही है, लेकिन हमें फायदा ये है कि अभी जरूर इनके जो बागी हैं वो मैदान में हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारा तो नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन इनका नुकसान जरूर करेंगे, और जब इनका नुकसान होगा तो कहीं ना कहीं हमको फायदा होगा। तो फायदा हमको जब आना है तो हम जब भी सत्ता में आएंगे, हम जनता की सेवा के लिए आएंगे, सत्ता सुख के लिए हम आज भी नहीं काम कर रहे हैं। यही हमारा कहना है। ठीक है, कुलदीप जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लीजिए। बाकी तो ये है कि लोग, अभी हमारे पिछाड़ी भाई साहब बोल रहे थे कि आपके पास आदमी नहीं, अरे भाई हमारे जो आदमी राज्य आंदोलन के टाइम में थे, ठीक है सर, पेंशन लेकर के आपके पास हैं, आप कांग्रेस के पास हैं, लेकिन जो अभी भी मुद्दा लेकर हैं वो यहीं बैठे हैं और हमारे साथ हैं। ठीक है, ठीक है, कुलदीप जी आप कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है उन्होंने भाव गलत समझा। ना गलत, मैंने गलत नहीं समझा, आपने समझा, मैं तो सही। ठीक है, सुन लीजिए, वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते। देखिए उत्तराखंडी जी, पत्रकार राजनीतिक दल नहीं होता और ना ही हम किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता हैं, ठीक है। चाहे गरिमा है या मैं हूं, हम लोग यथार्थ में धरातल पर जो घटनाएं होती हैं उस विषय वस्तु को प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। मैंने जो बात रखी, मैं उस फैक्ट के साथ मैंने बात रखी, ठीक। इसमें तो कोई संदेह नहीं है ना कि कांग्रेस से टूट करके दल अलग हुए, तृणमूल कांग्रेस कांग्रेस से बनी, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस से बनी,
महाराष्ट्र वाली शरद पवार की पार्टी कांग्रेस से बनी, बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक इन्हीं से पृथक होकर के बने। ठीक है, ये बात है, ये धरातल पे है, ये मैं कोई अलग से मैंने कोई गढ़ा नहीं। दूसरी बात ये है कि उत्तराखंड के संदर्भ में जो बात आपने कही है, देखिए ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है, आवाज उठाना, आपकी आवाज को कलम देना, शब्द देना, शब्दों में पिरोना, वो हमारा काम है। खबर लिखना हमारा काम है, हम सिर्फ खबर लिखते हैं सर। ठीक है, उत्तराखंड के लिए आवाज, अगर भाजपा कुछ गलत कर रही है या कांग्रेस कुछ गलत कर रही है, तो ये आवाज उठाना उत्तराखंड के राजनीतिक दलों का काम है, ये आपका काम है। ठीक है सर। दूसरी बात आपने कही कि संघ और जरासंध वाली जो बात आप, आज यूकेडी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है उत्तराखंडी जी, बिल्कुल अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ये वही यूकेडी है जिसके पीछे कांग्रेस और भाजपा के दोनों के नेता उत्तराखंड आंदोलन की लड़ाई में खड़े थे। ठीक, हम भी कॉलेज में थे, हम भी छोटे छोटे थे, हमने भी वो देखा है। ठीक है ना। और दिवाकर भट्ट के भाषण अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं, क्या भाषण दिया करते थे। लेकिन क्या हुआ, सत्ता की गोद में कौन बैठा, तिवारी सरकार में कौन बैठा दायित्व लेकर, निशंक जी की सरकार में खाद्य मंत्री कौन था, बहुगुणा जी की, हरीश रावत की सरकार में कौन आया था मंत्री बनने के लिए। और आज क्या स्थिति है विधानसभा में कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश में रहते हुए अगर यूकेडी के नेता विधायक बन सकते थे, काशी सिंह गहरी विधायक रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में भी जी, तो उत्तराखंड बनने के बाद यूकेडी का ये हाल क्यों हुआ, ये यूकेडी को चिंतन करना चाहिए। दूसरी बात, अगर यूकेडी जनता के मुद्दों को आवाज नहीं दे पा रही है, ठीक है ना, आपका दर्द क्या है उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, जनता का दर्द क्या है, अगर आप जनता के दर्द को आवाज नहीं दोगे, ठीक है। आज इसी चीज से कांग्रेस भी पीड़ित हो रही है, क्योंकि वहां अंदर इतनी आवाजें उठ रही हैं कि वो जनता की आवाज नहीं सुन पा रही। ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक है जी, हम कोई नहीं होते हैं भाजपा को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले, और हम ये भी नहीं कहते हैं कि भाजपा बिल्कुल दूध की धुली है, ठीक है ना, लेकिन राजनीति में दूध का धुला तो कोई भी नहीं है। एक राजनीतिक दल बता दीजिए जो दूध का धुला हो, ठीक है। लेकिन स्थितियां हैं और इन चीजों से लड़ा जाएगा तो कौन लड़ेगा, इन चीजों से राजनीतिक दल ही लड़ेंगे, ठीक है ना। बस हम आपकी आवाज को जनता तक और जनता की आवाज को आप तक पहुंचाने का काम, लेकिन जनता की आवाज को आवाज देने का काम विपक्ष का होता है सर। बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि विपक्ष बहुत मजबूत हो, चाहे यूकेडी हो या कांग्रेस हो, जो भी विपक्ष में बैठे। एक सेकंड में दूंगा जवाब। सर राणा जी, मैंने आप पर यह आरोप नहीं लगाया, मैं तो आपसे निवेदन किया कि आप करो। अब आपने बात कही जो, सुनो अभी एक बात करी आपने जो बीजेपी और कांग्रेस में भी दोनों बार हमारे जो विधायक थे वो रहे, लेकिन उनको ये बोला गया है कि जो तुम्हारी मांग है उस पर विचार किया जाएगा, और आज ये दोनों पार्टियां ठीक है बदनाम। अभी देखिए, हमारा मुख्य मकसद क्या है, ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल घटना पर चर्चा नहीं है देवचंद जी, पूरे एक विस्तृत अगर चर्चा करें तो वो कहने का मतलब आप समझिए कि विपक्ष मजबूत होगा तो सत्ता में कोई भी बैठे उसको डर होगा, और तभी शायद अच्छी सरकार बनेगी और अच्छा लोकतंत्र चल सकेगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 23 जनवरी को मतदान और 25 को मतगणना, जिसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे और तस्वीर साफ हो जाएगी कि निकाय में इस बार किसने बाजी मारी है और बागियों का खेल किसने बिगाड़ा है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।